नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम शाला विकास योजना जिसे एसडीपी कहते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे कि इसकी क्या योग्यता है स्कूल में और इसका कैसे हम इसको भर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये शाला विकास योजना क्यों बनाई जाती है इसके बारे में हम समझ लें कि शाला विकास योजना इसलिए बनाई जाती है कि आपकी शाला में क्या क्या चीज़ें की उपलब्धता है और किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बारे में एक मैप तैयार किया जाता है विगत कुछ आने वाले वर्षों के साथ में। और किस प्रकार हम शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में एक परिचयात्मक हम विवरण भरते हैं। और यही हमारी शाला विकास योजना ये एसडीपी कहलाती है। और इसमें किन किन चीज़ों को हम भरते हैं और किस प्रकार हम इसे भर सकते हैं हम यहाँ पर संक्षिप्त में जानेंगे। और इसको बनाने या भरने से पहले इसके पूर्व में ये कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ विवरण हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। जो परिशिष्ट एक है इसको आप पढ़कर इसको अच्छे से करेंगे तो आपको इसके अंतर्गत जो आने वाले आयाम हैं उसको भरने में काफ़ी सहायता होगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी शैक्षिक जगत की जानकारियां हैं और इस प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो प्रपत्र एक है शाला विकास योजना का, इसे किस प्रकार हम भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है शाला का नाम। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी शाला का नाम है, शासकीय प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, तो वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद शाला का जो डाइस कोड होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, शाला का प्रकार लिखेंगे, प्राथमिक है, माध्यमिक है, हाई स्कूल है या उच्चतर माध्यमिक है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे आपका जनशिक्षा केंद्र जो भी लगता है वो आप यहाँ लिखेंगे, विकास खंड आपका जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जिला लिखेंगे। फिर साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर शाला भवन का फोटोग्राफ, एक फ़ोटो खिंचवा करके शाला की आप यहाँ पर लगवा लेंगे। यहाँ पर जो सचिव शाला प्रबंधन समिति लिखा हुआ है यहाँ पर आपका जो प्रधान पाठक हैं एचएम, इनके सिग्नेचर साइन होंगे, यहाँ पर सील लगेगी। और इस साइड जो है यहाँ पर जो आपके एसएमसी अध्यक्ष हैं शाला के, उनकी यहाँ पर जो है सील और साइन होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर भर सकते हैं विकासखंड और जिला कौन सा है। इसके बाद ये जो स्कूल विज़न है इसको आप पढ़ते जाएंगे और इसके क्या उद्देश्य हैं इसको भरने के वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। शाला विकास के आयाम को हम जान लें। आयाम एक बहुत कठिन वर्ड है, बहुत लोग समझते नहीं है आयाम का मतलब क्या होता है। आयाम का तात्पर्य होता है पहलू से या किसी क्षेत्र से, कि हम किस क्षेत्र में किस पहलू पे हम कार्य कर रहे हैं। तो ये भविष्य में हमारी शाला कैसी हो सेतु एक त्रिवर्षीय कार्य योजना, यहाँ पर जो 13, 14, 14, 15, 15, 16 छपा है, आप इसको यहाँ से लेकर के जो 2020, 21, 22 और से लेकर के और इसको आगे के सत्र के हिसाब से मान के चलें कि आने वाले जो 3 वर्ष हैं हमारे 20, 21, 21, 22 और 22, 23, तो यहाँ पर इसकी तैयारी की जानी है, जिसमें शाला विकास के 4 प्रमुख आयामों को दृष्टिगत रखते हुए शाला विकास योजना का निर्माण किया जाना है। इसमें देखें आप ध्यान से कि 4 प्रमुख आयाम में पहले भौतिक आयाम। भौतिक आयाम से मतलब है कि आपकी शाला की जो स्थिति है उसमें बच्चों के बैठने की या शाला का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है। तो भौतिक आयाम में हमने देखा बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षण कक्षों की संख्या, कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं और उतने पर्याप्त कक्ष हैं कि नहीं, आपके इस चीज़ को देखना है। फिर बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था। फिर दूसरी बार जैसे 25:1 होता है कि 25 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, उस प्रकार के अनुपात में आपके शिक्षकों की संख्या है कि नहीं है। फिर शाला में शिक्षकों एवं बच्चों की उचित बैठक व्यवस्था। फिर कक्ष साज सज्जा एवं परिसर की स्वच्छता, शाला में खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधाएं, शाला में स्वच्छ पेयजल और सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं। इस प्रकार ये बहुत सारी जो भी हम भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं। फिर दूसरा है संज्ञानात्मक, या इसको हम अकादमिक आयाम भी कह सकते हैं या हम अकादमिक पहलू कह सकते हैं। तो सीखने सिखाने का आनंदमयी वातावरण, सीखने सिखाने के भरपूर अवसर, सीखने सिखाने के मज़ेदार तरीके, यानी कि अब जो बच्चों को सिखाना है, लर्निंग जो होनी है वो फ़न, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लर्निंग बाय फ़न। तो फ़न के माध्यम से, आनंददायी शिक्षण के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है। तो बच्चे जिसमें संज्ञानात्मक तरीके से अच्छे से सीख पाएगा। सीखने सिखाने के भरपूर अवसर भी उपलब्ध कराना है। सीखने सिखाने के मज़ेदार जो तरीके हैं, क्या आप नए नवाचार कर सकते हैं और किस प्रकार आप मूल्यांकन कर सकते हैं, ये तो 3-4 बातें हैं। इसमें आप अपने मन के जो विचार हैं वो रख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं
सामाजिक आयाम पे। तो सामाजिक आयाम का मतलब ये है कि आपके जो परिसर है, शाला परिसर है और समाज के बीच में कैसा संबंध है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बालक बालक का संबंध है, बालक शिक्षक का संबंध किस प्रकार है, शिक्षक शिक्षक का संबंध किस प्रकार है, शिक्षक समुदाय के संबंध किस प्रकार हैं। तो हो सकता है कि वो संबंध अभी सामान्य हो और या फिर अच्छे ना हो, तो ये संबंधों में सुधार करना है और ये जो संबंध है ये मधुर होना चाहिए। इसके बाद हम संस्थागत आयाम की ओर चलेंगे कि संस्था बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाती है, अतः संस्था को खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियां, समुदाय के सहयोग से लेने की क्षमता, शिक्षक छात्र उपस्थिति, ठहराव, उपलब्धियां सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रबंध करना चाहिए। फिर शाला विकास योजना की प्रक्रिया, इसमें जो भी चरण है उनको हम देखेंगे कि सबसे पहले ग्राम की प्रोफाइल तैयार करें। ये जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कई चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है और बच्चों को आसपास की जानकारी भी हो जाए, इससे संबंधित इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। अब इसमें आप देखें कि ग्राम की प्रोफाइल तैयार करें, जिसमें गांव में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधन, मूल्य, व्यवसाय, त्यौहार, मेले, गौरवपूर्ण अतीत, इतिहास आदि की जानकारी भी भरना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसको आप पढ़ करके देख सकते हैं कि क्या जानकारियाँ आपको जो है आपके आसपास की, आपको भी यानी एक शिक्षक को भी होना चाहिए नॉलेज में, साथ में बच्चों को भी नॉलेज में होना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे अब इसको कैसे भरना है। तो ये आ जाते हैं हम ग्राम प्रोफाइल जो है, सबसे पहले ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, जनशिक्षा केंद्र क्या है, विकास खंड क्या है, जिला क्या है, फिर आपके जो गांव की जनसंख्या है, महिला और पुरुष की अलग अलग लिख के यहाँ योग लिखना है। साक्षरता दर कितनी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। ग्राम में उपलब्ध शिक्षा सुविधाएं, प्राथमिक, तो संख्या लिखना है आपको यहाँ पर कि उपलब्ध शिक्षा सुविधाएं संख्या, प्राथमिक शालाएं कितनी हैं आपके गांव में, शासकीय कितनी है और अशासकीय कितनी। हो सकता है कि जो छोटा गांव हो वहाँ पर एक शासकीय स्कूल हो और एक आधी अशासकीय स्कूल हो, या ना हो तो केवल एक शासकीय स्कूल हो। आपके यहाँ गांव में मिडिल स्कूल कितने हैं, शासकीय अशासकीय नहीं है तो आप यहाँ पर डैश डैश लगा सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। हाई स्कूल हैं तो वहाँ पर आप संख्या लिखें, नहीं है तो डैश लगाएं। मुख्य व्यवसाय आपके गांव का क्या है, कृषि है, मजदूरी है या कृषि मजदूरी है या नौकरी पेशा है। आय के साधन क्या है वहाँ के लोगों के, कृषि है या व्यापार है, मजदूरी है, जो भी मेन साधन है वहाँ पर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर वहाँ के प्रमुख जो उद्योग धंधे हैं या कोई यहाँ पर उद्योग ऐसे संचालित हैं जो वहाँ पर व्यवसाय का उपयोग के लिए कई किए जाते हो, तो यहाँ पर उद्योग धंधे लिख सकते हैं। वहाँ आप आसपास जो मुख्य फसल होती है, जो वन उपज होती है, जैसे कहीं गेहूँ, चना है, या जो वन क्षेत्र हैं वहाँ पर वन क्षेत्र से समझो लघु वनोपज कुछ चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती हैं। फिर बोले जाने वाली जो बोलियाँ हैं, जहाँ पर अधिकतर जो बोलियाँ होती हैं वो स्थानीय बोली होती है या हिंदी भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। फिर गांव या आसपास के जो मेले हैं, जो भी आसपास आपके गांव के आसपास जो मेले मढ़ई भरते हैं उसके बारे में आप यहाँ जानकारी लिख सकते हैं। धार्मिक आयोजन यदि कुछ होते हैं गांव में वो यहाँ बता सकते हैं, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं वो लिख सकते हैं। फिर गांव की जो प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर, कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर घूमा जा सकता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। धार्मिक स्थल कोई है उसको लिख सकते हैं। और धार्मिक स्थल का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष से संबंधित है। धार्मिक स्थल का मतलब कोई भी धर्म विशेष का स्थल हो सकता है। लोकगीत जो है वहाँ का कोई मुख्य लोकगीत है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मुख्य पहाड़, जंगल या नदियाँ आसपास कुछ ऐसी चीज़ हैं, कोई विशेष नदी है जैसे आपकी नर्मदा नदी है या कोई छोटी मोटी नदी भी हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। शिक्षण संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाओं का विवरण की कितनी आपके वहाँ पर कितनी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं और शासकीय शिक्षण संस्थाओं का विवरण, या कितनी शासकीय शिक्षण संस्थाएं हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएं तो ये निम्नलिखित सुविधाओं की स्थिति क्या है, शाला से इनका संबंध कैसा है। जैसे आंगनवाड़ी, यदि आपके ग्राम में आंगनवाड़ी यह स्थिति है तो यहाँ पर आप उसको संचालित लिख सकते हैं और उसका जो संबंध है तो वो आपके संबंध वहाँ पर किस प्रकार हैं उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसमें आप सामान्य संबंध, मधुर संबंध भी लिख सकते हैं या फिर जो भी स्थितियाँ हैं वो स्थिति आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र, जो आपके वहाँ पर ग्राम का नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है उसको लिख सकते हैं। यदि नहीं है ज़्यादा आसपास तो वो स्थिति आप बता सकते हैं कि ये वहाँ से कितनी दूरी पे है। फिर पोस्ट ऑफिस वहाँ का जो भी है आपका उसकी जानकारी लिख सकते हैं। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, कितनी दूरी पे है वो लिख सकते हैं। बैंक की स्थिति क्या है, आपके जो छात्र हैं जिनका अधिकांश खाता आपके नज़दीकी बैंक जो भी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। पंचायत, नगर पंचायत स्थिति कैसी है, आपका पंचायत होगा तो कौन सी पंचायत है वहाँ पर ये लिखते हैं। स्व सहायता समूह जो आपके यहाँ एमडीएम प्रोवाइड करवाता होगा उसकी जानकारी यहाँ लिख दें। क्या गांव तक रेल या सड़क मार्ग है तो रेल मार्ग है तो वो लिखें, सड़क मार्ग है वो लिखें, या कोई मार्ग नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई मार्ग नहीं है। यदि गांव में अन्य सुविधा हो तो वो लिखें। जिला मुख्यालय जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट से
आपके गांव की जो दूरी है उसको लिखें, विकासखंड कौन सा लगता है, स्थान दिनांक लिखें यहाँ पर, और यहाँ पर हस्ताक्षर करें, जो प्रधान पाठक हैं नाम लिखें और शाला का नाम लिखें। इसके बाद हम चलेंगे शाला प्रोफाइल में। यहाँ शाला का नाम लिखना, डाइस कोड, शाला लगने का जो समय है आपका वो लिखें, भवन की स्थिति लिखें, शिक्षण कक्षाओं जो कक्षा हैं आपके उनकी कितनी संख्या, 2 3 4 5, स्टाफ रूम है या नहीं, तो यदि स्टाफ रूम है तो वहाँ लिखें। जो छोटे स्कूल होते हैं वहाँ स्टाफ रूम नहीं होता तो वो नहीं लिखेंगे। जो छोटे स्कूलों में प्रधान अध्यापक कक्ष भी नहीं होता, बड़े स्कूलों में जो प्रधान अध्यापक कक्ष होता है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं है तो नहीं लिखें। शाला में उपलब्ध सुविधाएं, जो आपकी हाई स्कूल से ऊंची शाला है, ऊपर की शाला है, वहाँ पर प्रयोगशाला होती है तो वहाँ पर उसकी उपलब्धता लिखें है या नहीं है, और यदि नहीं है तो वहाँ आवश्यकता लिख सकते हैं। बाकी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद पुस्तकालय की जो स्थिति है, तो प्रत्येक स्कूल चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, सभी जगह पुस्तकालय तो हैं ही, और वहाँ पर जो भी स्थिति है वो यहाँ लिख सकते हैं। कंप्यूटर की स्थिति, आपकी शाला में कंप्यूटर की स्थिति है या नहीं, और यदि आवश्यकता तो वहाँ लिखें। अतिरिक्त कक्ष कितने हैं आपके शाला भवन में, उनकी जानकारी यहाँ लिखें, और यदि और अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता तो यहाँ पर लिखें, 1 2 3 जितने भी हैं। किचन सेट की स्थिति, किचन सेट आपका नवनिर्मित है, कच्चा है, पक्का है या नहीं है, उसकी जानकारी लिखें। फर्नीचर स्थिति की लिखें, और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं। खेल का मैदान, यदि आपके खेल का मैदान की स्थिति कैसी है नहीं उपलब्ध है, यदि नहीं है तो यहाँ पर आवश्यकता में लिखें। बाउंड्री वाल है कि नहीं है, नहीं है तो आवश्यकता में लिखें। पेयजल की स्थिति क्या है, जो आपका पेयजल है वो पीने योग्य स्थिति में है नहीं है, यदि आवश्यकता तो यहाँ लिखें। बालक बालिकाओं हेतु शौचालय जो है पृथक स्थिति में है कि नहीं है, और नहीं है तो आवश्यकता में लिखें। रैंप रेलिंग है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो आवश्यकता में लिखें। सफाई कर्मचारी अधिकांश स्कूलों में नहीं है तो आवश्यकता में आप हाँ भर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं शाला प्रोफाइल पे। तो बच्चों से शुल्क लिया जाता है, तो जनरली जो शासकीय स्कूल होते हैं उनमें शाला ये शुल्क नहीं लिया जाता तो नहीं भरेंगे। अधिगम स्थानों की उपलब्धता, अधिगम साधन जो हैं, अधिगम साधनों की उपलब्धता, जिन बच्चों से हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो लगभग बहुत सारे साधन जो हैं उस शालाओं में उपलब्ध होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हाँ भरेंगे। और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप नीचे लिख सकते हैं। शिक्षकों की संख्या लिखेंगे, स्थिति कितनी है शाला में आपके, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, वो ये लिखेंगे। और यदि आवश्यकता है शिक्षकों की तो आप नीचे लिख सकते हैं। फिर कौन सा विषय पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, मान लो आप मिडिल स्कूल में हैं और आपके यहाँ 3 शिक्षक हैं, हिंदी का है और सामाजिक विज्ञान का है और गणित का नहीं है या अंग्रेजी का नहीं है, तो आप उसकी आवश्यकता में यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक की आवश्यकता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या, यदि कोई शिक्षक जिसने बीएड डीएड नहीं किया उसकी जानकारी आप यहाँ लिख सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति, तो यहाँ पर यदि आपके शिक्षक सभी प्रशिक्षित है तो यहाँ पर आप उनके प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या लिखें, और यदि आवश्यकता है तो यहाँ पर लिखें। शिक्षकों के परस्पर संबंध, जो आपका स्टाफ है उसके बीच में कैसे संबंध है, सामान्य है, मधुर हैं, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। शिक्षकों के समुदाय से संबंध किस प्रकार के हैं उसकी जानकारी लिखेंगे। शिक्षकों के आवास हेतु शासकीय भवन है क्या, तो जनरली नहीं है तो हम नहीं भर सकते हैं। शाला शिक्षा कोष के उपयोग की स्थिति, शाला शिक्षा कोष का जो उपयोग है उसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार उपयोग है कर रहे हैं, आवश्यकता में कितनी राशि की आवश्यकता वो लिख सकते हैं। शाला में प्रार्थना सभा में होने वाली गतिविधियों का उल्लेख करें, जो प्रार्थना सभा के समय आप गतिविधियां करवाते हैं उसका उल्लेख यहाँ पर आप संक्षेप में कर सकते हैं। क्या कक्षा में बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है, तो इसमें जो भी व्यवस्था है पर्याप्त है कि नहीं वो लिखें। कक्षा में पर्याप्त हवा, प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्था है कि नहीं, हाँ या नहीं। शाला में अध्ययनरत छात्राओं की उपलब्धियाँ क्या हैं, और जो बच्चे हैं जैसे आपके खेल कूद में बहुत अच्छे बच्चे हैं तो यहाँ पर वो उपलब्धियाँ उसके बारे में लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम दूसरे साइड के पेज पे चलेंगे। साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या आपके बच्चों की स्थिति वो लिखें। पठन पाठन, यदि मेरिट आपकी 8th क्लास है, 5th क्लास है और जो बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उनकी जानकारी आप यहाँ लिख सकते हैं। शिक्षकों की उपलब्धियाँ, यदि शिक्षकों को कोई पुरस्कार या उनकी उपलब्धियाँ हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद हम चलें जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर की यदि कोई उपलब्धियाँ हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जिला में सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति संस्थाएं, यदि कोई एनजीओ से प्राप्त कोई योगदान है तो यहाँ लिखें। क्या शाला का समय बच्चों तथा पालकों की सुविधा से तय किया गया है, क्या आपने शाला का समय में कुछ चेंजेस किया है तो यहाँ लिखेंगे। जनशिक्षा केंद्र की शाला के विकास में यदि कोई भूमिका है वो लिखेंगे। शाला के कार्यों में आपको किस प्रकार की सहायता मिलती है तो वो आप अलग से यहाँ लिख सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो आप उसको डैश करते हुए चलेंगे। यहाँ पर प्रधान अध्यापक का नाम और हस्ताक्षर होंगे। फिर हम बच्चों की प्रोफाइल के बारे में लिखेंगे। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं यदि उनकी जानकारी आंगनवाड़ी से प्राप्त होती है तो वो लिखें, नहीं तो डैश करें। और आपके जो शाला है यदि प्राइमरी स्तर की है तो 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों की जानकारी यहाँ पर भरें। और 11 से जो मिडिल वाले हैं
तो वो यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर योग कर देंगे। और यदि आपका स्कूल 6 से यानी प्राइमरी और मिडिल दोनों है तो आप दोनों का योग यहाँ पर भर सकते हैं। इसमें गणवेश की स्थिति में क्या होगा कि आपके जितने दर्ज बच्चे हैं तो सभी को गणवेश प्राप्त हुई होगी, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ऐसे ही आपको पाठ्य पुस्तक की जानकारी भी सेम रहेगी, नामांकन जो आपका रहेगा वो भी सेम रहेगा। और यदि आपके ग्राम में अप्रवेशी बच्चे हैं जिनका आपने एडमिशन नहीं किया तो वो जानकारी यहाँ आ सकती है। जहाँ तक कि वैसे बहुत कम ही बच्चे होते हैं, साला त्यागी भी बहुत कम बच्चे होते हैं। यदि विकलांग बच्चों की जो संख्या है वो जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और निःशुल्क साइकिल वितरण जो हुआ है, किन बच्चों को प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद साला में दर्ज बच्चों की संख्या जो है वो आप जो प्रति माह देते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, सामाजिक योग, अल्पसंख्यक BPL कितने हैं, CWCN बच्चे कितने हैं, तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे, और फिर यहाँ पर आता है साला में पदस्थ शिक्षकों का विवरण। तो यहाँ पर साला में जितने शिक्षक हैं उनकी जानकारियाँ आप यहाँ पर भर सकते हैं। और यदि और शिक्षक है तो आप अलग से एक पेज लगा के और कॉलम में शिक्षकों की जानकारियाँ भर सकते हैं कि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता क्या है, व्यावसायिक योग्यता क्या है, शिक्षक प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित है, और उसको कितने वर्षों का अध्यापन अनुभव हो चुका है। फिर प्रोत्साहन योजना जो शासन द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें हैं तो प्राथमिक स्तर पे कितने बालक और बालिकाओं को जो है वो बुक मिल चुकी हैं, लगभग जितने दर्ज होंगे सबको मिल चुकी होगी माध्यमिक स्तर पे। और यदि कुछ कमी है तो आवश्यकता में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइकिल है, छात्रवृत्ति है, और छात्रवृत्ति भी जो है वो जो आपके यहाँ जितने बालक बालिकाओं को मिलती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आयाम जो है जिसकी चर्चा हमने शुरू में भी की थी, शाला विकास के विभिन्न आयामों की स्थिति, जो प्रपत्र 1 है ये महत्वपूर्ण है, समझने लायक है कि इसमें क्या भरें। कि संज्ञानात्मक आयाम जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि इसमें वर्तमान स्थिति क्या है और चाही गई स्थिति, प्रस्तावित कार्य जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो प्रस्तावित कार्य हैं कि किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए, और वर्तमान में अभी क्या स्थिति है इस पर आप यहाँ लिख सकते हैं इसको। और जो चाही गई है वो एक हम सुझावात्मक एक जानकारी यहाँ पर देते हैं, आप अपने स्वविवेक से इनको भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीखने का वातावरण वर्तमान में कैसा है, अच्छा है या नीरस है, या किस प्रकार से आप वर्तमान स्थिति में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किन तरीक़ों से पढ़ा रहे हैं, वो जानकारी आप यहाँ लिख सकते हैं। सीखने के तरीके क्या हैं, सीखने के अवसर क्या हैं, और मूल्यांकन की वर्तमान की क्या पद्धति है। जैसे अभी हम सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का मासिक टेस्ट लेते हैं, और आप भविष्य में किस प्रकार और बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं जिससे बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के तरीके उपलब्ध हों। और यहाँ पर हम देखें सीखने का वातावरण आनंदमयी होना चाहिए, सीखने के तरीके भी जो हैं वो पर्याप्त होना चाहिए, सीखने के अवसर भी पर्याप्त होना चाहिए, और यहाँ पर चाही गई स्थिति में भी लगभग यही बातें रहेंगी। इसके बाद हम चलेंगे सामाजिक आयाम। तो सामाजिक आयाम में जो है आपके परस्पर जो शिक्षक बालक के संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं। तो यदि वो सामान्य है तो उनको मधुरता की ओर लेके जाना है, यदि मधुर हैं तो उनको मित्रवत की ओर लेकर के जाना है कि जो बालक शिक्षक संबंध है वो भी मित्रवत होने चाहिए। फिर बालक बालक के संबंध में मित्रवत होना चाहिए, शिक्षक समाज के संबंध भी जो हैं वो मधुर और मित्रवत होना चाहिए। सामाजिक मूल्यों के बारे में हम लिख सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने सामाजिक मूल्यों को बढ़ाएं, और शिक्षा का कार्य केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि अपितु समाज से घुल मिल करके और समाज को एक नया दिशा प्रदान करना है। संस्थागत आयाम में फिर हम चलेंगे कि बच्चों की नियमित उपस्थिति किस प्रकार की रहती है, बच्चे ठहराव की स्थिति में हैं कि नहीं है, तो नहीं है तो फिर हम उसके लिए यहाँ क्या कर सकते हैं ये हम लिखेंगे। खेल साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या होती हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। समुदाय के साथ सहयोग की क्षमता कितनी है, प्रबंधन कैसा है, तो प्रबंधन जनरली SMC करती है। और यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, प्रस्तावित क्या हम और करवा सकते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर भौतिक आयाम में हम देखेंगे कि अधोसंरचना कैसी, शाला भवन किस प्रकार का है, प्रयोगशाला है कि नहीं, पुस्तकालय है कि नहीं। तो जो जानकारियाँ हैं और क्या जानकारी आपको आवश्यकता वो इस खंड में भरेंगे। जैसे कि अब जैसे प्राइमरी स्कूल में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, मिडिल हाई स्कूलों में होती है, तो आप यहाँ उपलब्धता में लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं। जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है उसमें हाँ भरें, अन्यथा आवश्यकता में जा कर के उसको दिखाएं। उसके बाद फिर कंप्यूटर, अधिकांश स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, चाहे गई प्रस्तावित कार्य में आप लिख सकते हैं। अतिरिक्त कक्ष यदि आपको आवश्यकता है लिखें। किचन सेट यदि आपका जर्जर पुराना हो गया आवश्यकता में लिख दें, या नया बना है तो नवीन लिख दें। फर्नीचर यदि आपके यहाँ उपलब्ध है तो उपलब्ध लिखें, नहीं था उसको आवश्यकता में डाल दें। खेल सामग्री आपके पास क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी दें, खेल का मैदान है या नहीं, बाउंड्री वाल, पेयजल, बालक बालिका तो पृथक शौचालय, इसकी जानकारी एक बार पहले भी भरी जा चुकी है, संबंधित उसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर भरना है। इसके बाद हम चलेंगे शाला विकास योजना,
और साला का नाम जन शिक्षा केंद्र विकासखंड जिला। और उसके बाद यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक सीखने जो हमने ऊपर भरा था उसी में यहाँ पर हम प्रस्तावित गतिविधियाँ क्या हैं, उसके उत्तरदायित्व किसके ऊपर हैं, प्रक्रिया क्या होगी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष 3 वर्षों की समयावधि जो हमें मिली है उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो हमें लिखेंगे। जैसे संज्ञानात्मक यहाँ पर सीखने की स्थिति, सीखने का वातावरण, सीखने के तरीके, सीखने के अवसर और मूल्यांकन। तो प्रस्तावित गतिविधि जो अभी हम जिस गतिविधि से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो गतिविधियाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और सीखने सिखाने के जो उत्तरदायित्व होते हैं ये विशेषकर शिक्षक के ऊपर भी होते हैं, छात्र और अभिभावक। तो हम उत्तरदायित्व में शिक्षक, छात्र, अभिभावक तीनों भर सकते हैं। और किस प्रक्रिया के अधीन हम पढ़ाते हैं और प्रथम वर्ष में हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, द्वितीय वर्ष में हम क्या कर सकते हैं और तृतीय वर्ष में हम क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी लिखेंगे। इस प्रकार सामाजिक आयाम जो हैं जैसे शिक्षक बालक संबंध है, बालक बालक संबंध है, शिक्षक बालक संबंध है, इसमें हम किन गतिविधियों के माध्यम से इन संबंधों में और मधुरता लेके आ सकते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके उत्तरदायित्व जो हैं वो शिक्षक के ऊपर भी हैं, छात्र के ऊपर भी और समाज के ऊपर भी उतने ही होते हैं। प्रक्रिया में हम क्या लिख सकते हैं कि किस प्रक्रिया के माध्यम से इनमें हम मधुरता लेके आ सकते हैं और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में हम किस प्रकार इनमें अपने अपने योगदान दे सकते हैं वो हम यहाँ पर रिमार्क करेंगे। फिर संस्थागत में नियमित उपस्थिति, समुदाय से सहयोग की क्षमता, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियाँ और प्रबंधन। तो यहाँ पर में नियमित उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं बच्चों के, और इसके उत्तरदायित्व भी जो हैं वो शिक्षक के ऊपर भी रहते हैं उतने ही, छात्र और अभिभावक के ऊपर भी उतने ही दायित्व होते हैं। उसके बाद समुदाय से सहयोग की क्षमता में भी किस प्रकार हम समुदाय से सहयोग की भावना रख सकते हैं, ले सकते हैं सहयोग। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां में हम क्या करवा सकते हैं, प्रबंधन एसएमसी के थ्रू होता है। और यहाँ पर भी जो उत्तरदायित्व है वो समाज के ऊपर, शिक्षक और छात्र तीनों के ऊपर यहाँ पर होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में हम इसमें और क्या योग्य सुधार कर सकते हैं वो लिखेंगे। भौतिक आयाम भी जो हम ऊपर लिख सकते हैं उसी को यहाँ जानकारी हम आगे भी इन्हीं को हम बढ़ाकर लिखेंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर प्रधान पाठक के होंगे, यहाँ हस्ताक्षर प्रबंधन समिति अध्यक्ष के होंगे, यहाँ पर जन शिक्षक के होंगे। इस प्रकार हम जो है ये मेन प्रपत्र होता है जो कि आपके जन शिक्षा केंद्र में जमा हो जाता है। इसमें आपके साला का नाम आ जाएगा, डाइस कोड आ जाएगा, बच्चों की संख्या, बालक की संख्या जाएगी, बालिका की संख्या टोटल आ जाएगा। फिर आपके यहाँ कुल शिक्षा की संख्या जो आप भर चुके हैं उसका एक छोटे से में आप यहाँ पर एक जानकारी इसमें भर के दे सकते हैं। कुल शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षित कितने हैं, अप्रशिक्षित कितने हैं और आरटी आधार पर आवश्यक शिक्षकों की संख्या आपको कितनी है जरूरत साला में। फिर किस विषय में शिक्षक की आवश्यकता है, जैसे मिडिल स्कूल के शिक्षक जो हैं वो यहाँ पर विषय भर सकते हैं। इसके बाद साला से बाहर बच्चों की संख्या, जो बसाहट बालक, जो बच्चे बाहर हैं साला से, जिनकी बसाहट से बाहर हैं, बालक बालिका और कुल कितने हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि साला प्राथमिक एवं मापदंडानुसार माध्यमिक साला की आवश्यकता है तो निम्नांकित प्रपत्र भरें। यदि साला प्राथमिक है एवं मापदंडानुसार माध्यमिक साला की आवश्यकता है, यदि आपकी जो साला प्राथमिक है और यदि वहाँ पर छात्र संख्या अधिक है और आसपास स्कूल नहीं है, मापदंड जो भी निर्धारित हैं, एमएस की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आप जानकारी लिख सकते हैं। साला शिक्षा कोष में जमा कुल राशि रुपये, ये आप जो विगत वर्ष का, जो पिछले वर्ष का जो आपका बैलेंस है, लास्ट बैलेंस, वो आप यहाँ जानकारी भर सकते हैं। फिर यहाँ पर जन शिक्षक के हस्ताक्षर हैं, यहाँ जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के बीच में चाहें तो यहाँ एचएम जो है वो साइन कर सकते हैं। फिर बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत साला का प्रकार जिसमें वे बिंदु जो आरटीई के प्रावधानों को पूर्ण करते हैं उन्हें लिखें, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है वो, यदि आपके स्कूल में कोई चीज़ है तो उसको 1 देना है और यदि कोई चीज़ नहीं है तो 0। जैसे आपके स्कूल में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है, यदि है तो वहाँ पर 1 भरें, नहीं है तो 0। बालकों के लिए शौचालय है, यदि है तो 1 भरें, अन्यथा 0 भरें। पीने के पानी की सुविधा यदि है, यदि नहीं है तो 0 भर दें। और रैंप रेलिंग वगैरह हैं, तो जो भी आपके यहाँ उपलब्धता है वहाँ पर 1-1 भरें, यदि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो वहाँ 0 भरें। इसके बाद जितने भी आपके यहाँ अंक आएंगे, 1-1 आएंगे, उसका टोटल करें और यहाँ 12 में से आप देख लें कि आपके यहाँ पर टोटल कितने अंक होते हैं। फिर प्राथमिकता के आधार पर साला की आवश्यकता का उल्लेख करें। अब आप जैसे आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे आपको बाउंड्री वाल की आवश्यकता है या शौचालय की आवश्यकता है या पेयजल की आवश्यकता है, जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई हमें प्राथमिक रूप से हमारे यहाँ बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बाउंड्री वाल ना होने से उपद्रवी तत्व आतंक मचाते हैं। फिर हमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे स्कूल में, या जो भी आवश्यकता है उनको क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर आप उनका यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। फिर साला के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 5 सुझाव जो हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो एक सुझावात्मक जो 5 सुझाव है वो आपको यहाँ मैं
सुझाव देता हूँ, आप अपने स्वविवेक से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ शाला के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव के 5 बिंदु लिखे कि आप शाला के शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षकों को शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न सौंपा जावे, चाहे वे निर्माण से संबंधित हो या गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जावे। दूसरा क्या, छात्रों को पाठ्य पुस्तक और वर्क बुक का दोहरा कोर्स ना करा करके पाठ्य पुस्तकों में ही वर्क बुक है उसको समाहित कर दिया जाए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक हैं और वर्क बुक दोनों को अलग अलग पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चा या तो वर्क बुक में लगा रहता है या पाठ्य पुस्तक में। यदि दोनों को समावेशित करा दिया जाए, इंटीग्रेट समाहित कर दिया जाए, वर्क बुक में ही पाठ्य पुस्तक में ही वर्क बुक कर दिया जाए, तो बच्चा जो होगा वो दोनों चीज़ों को साथ साथ कर सकेगा, जिससे छात्र पाठ्य पुस्तक एवं वर्क बुक पर साथ में कार्य कर सकेगा एवं उन पर अलग अलग से भार नहीं बढ़ेगा। फिर क्या होता है, तीसरा पॉइंट, अधिकांश शालाओं में 2 या 3 शिक्षक ही पदस्थ हैं जो 5 कक्षाओं को पढ़ाते हैं। अतः सिलेबस इस प्रकार तैयार किया जाए कि बच्चों की जो मूल दक्षताएं हैं उनका विकास हो सके। तो मूल दक्षताएं जो होती हैं बच्चों का, जैसे पढ़ना है, लिखना है और उस चीज़ों को समझना है। तो कई बार क्या होता है कि जब सिलेबस ज़्यादा हो जाता है, शिक्षक कम होते हैं, तो वो ठीक तरीके से वो सिलेबस को तैयार नहीं करवा पाता। तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस हो कि जो बच्चों की मूल दक्षताएँ हैं, वो भाषा चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उसको पढ़ना, उसको समझना सीख जाए, वर्णों का, अक्षरों का सही ज्ञान हो जाए, गणित का सही ज्ञान हो जाए। कुछ एक प्रकार का जो दक्षता संवर्धन जो आया था 2009 में, दक्षता संवर्धन में जो जितना अच्छी प्रोग्रेस की थी, उसके बाद शायद ही किसी योजना ने उतना अच्छा प्रोग्रेस किया हो। उस दक्षता जो संवर्धन था उसमें बच्चों के ग्रुप बना दिए गए थे। जो बच्चों को अक्षर नहीं आते थे, अक्षरों वाला एक ग्रुप था, एक शब्द वाला ग्रुप था, एक वाक्य वाला ग्रुप था। इसी प्रकार जैसे गणित था तो जो बच्चे जोड़ पे थे वो जोड़ के सवालों कर रहे थे, जो घटाने पे थे, गुणा पे थे, और इस प्रकार बच्चों के समूह बना दिए गए थे। तो कोई अलग से उनके ऊपर भार नहीं रखा गया था किसी भी प्रकार का कि कोई अलग से उनको पुस्तकें दे दी गई हों भरने के लिए। और शिक्षक स्वयं खुद एक पाठ्य पुस्तक होता है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समझा सकता है। किंतु यदि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें सौंप दी जाती हैं तो ये एक प्रकार का जो सिलेबस है वो उसमें भी वृद्धि हो जाती है, और बच्चे जो हैं या तो वो वर्क बुक में ही लगे रहते हैं या पाठ्य पुस्तकों में पीछे हो जाते हैं, पाठ्य पुस्तक में लग जाएं तो वर्क बुक रह जाती है। इस प्रकार जो है वो मेल नहीं हो पाता। इस कारण वर्क बुक में और पाठ्य पुस्तकों को समाहित कर देना चाहिए। फिर एक जो हम सुझाव दे सकते हैं कि ऊपरी स्तर पर शैक्षिक नीति बनाते समय शिक्षकों के विचार भी आमंत्रित किए जाएं। प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं को जान करके दूर किया जाए। जो भी शैक्षिक नीतियाँ बन रही हैं तो वहाँ निचले स्तर से शिक्षकों के भी विचार आमंत्रित किए जाने चाहिए, और उसके बाद ही किसी शिक्षा नीति का जो है निर्माण होना चाहिए, जिससे कि निचले स्तर पर जो भी समस्याएं आती हैं वो अच्छे से दूर हो सकें। इस प्रकार 3-4 जो हम सुझाव हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा अवसर आता है जब शिक्षकों से सुझाव मांगे जाते हैं और वो सुझाव जो है ऊपर तक जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि और कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।